हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है साउंड, और इसमें आज हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो पर फिजिक्स से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। जनरल साइंस की सीरीज में फिजिक्स के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे नीचे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ध्वनि की, तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि वह मतलब ध्वनि क्या करती है, जब हम एक स्थान से कभी बोलते हैं और उस ध्वनि को दूसरे स्थान तक पहुंचती है तो उसे हम ध्वनि का गमन कहते हैं। और ध्वनि जो होती है हमेशा अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। मतलब केवल अनुदैर्ध्य बोले तो केवल हॉरिजॉन्टल वेव, जो हमारी ध्वनि होती है केवल हॉरिजॉन्टल वे में ही केवल ट्रेवल करती है। अगर हम बात करते हैं वर्टिकल तो ये ट्रेवल नहीं करती, अर्थात ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। यहाँ से एक क्वेश्चन सीधा बनता है, जैसे कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ये याद करने के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम बात करते हैं, ध्वनि के शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं तरंगों के लिए किया जाता है जिनकी अनुभूति हमें कानों के द्वारा होती है। अर्थात ध्वनि केवल वही चीज़ें कहलाती है, मतलब ऐसी वेव जिनको हम सुन सकते हैं वो ध्वनि कहलाती हैं। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक केवल एक माध्यम से ही गमन कर सकती हैं। अगर हम ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर की बात करें, अगर फ्रिक्वेंसी रेंज की हम बात करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो होता है ध्वनि को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है श्रव्य तरंगे और दूसरा होता है अपश्रव्य तरंगे। अब सोचते हैं ऑडिबल वेव्स क्या होती हैं। फ्रिक्वेंसी रेंज होती है जैसे साउंड वेव की, तो इसमें दो वेव्स, इनको रेंज के अकॉर्डिंग दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा श्रव्य तरंगे और दूसरा होती है अपश्रव्य तरंगे। अब देखिए, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को हम श्रव्य तरंग कहते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, ऑडिबल वेव्स कहलाती हैं। और बात की जाए अपश्रव्य तरंग के, जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगे होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। चलते हैं स्लाइड में अपने आगे की ओर। पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या कहलाती हैं, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को हम पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। मनुष्य के कान इन्हें सुन नहीं सकते हैं, लेकिन बिल्ली हो गए, कुत्ता हो गया, मच्छर उन तरंगों को सुन सकते हैं। चमगादड़ हो गए, चमगादड़ इन तरंगों को उत्पन्न भी कर सकता है और इसे सुन भी सकता है। गाल्टन की सीटी द्वारा तथा दाब विद्युत प्रवाह की विधि द्वारा पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं। आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं सोनार की, सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव को ही प्रोड्यूस किया जाता है और यह एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा समुद्र में डूबी गई वस्तु का पता लगाया जाता है। इसके लिए पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से इनकी तरंगों अधिक होती है, इन्हें पराश्रव्य तरंग कहते हैं, अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। अच्छा, सोनार में इसका यूज किस तरह से किया जाता है, तो हम इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे समुद्र में हमें इसकी गहराई पता करनी है, तो इसमें क्या बोलता है, अल्ट्रासोनिक वेव को नीचे भेजा जाता है और अल्ट्रासोनिक वेव जो नीचे से टकरा कर, अल्ट्रासोनिक वेव को हम नीचे भेजते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है, नीचे जो तल होता है वहां से टकराकर ऊपर की ओर आती है। और इस डिस्टेंस के ही, ये जो डिस्टेंस जितना ट्रेवल करती है अल्ट्रासोनिक वेव, इससे ही हमें पता चलता है कि उस स्थान पर गहराई कितनी है। और अल्ट्रासोनिक वेव की और उपयोग की देखते हैं तो ये संकेत भेजने में अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जा सकता है। दूसरा है समुद्री गहराई का पता लगाने में। और बात करते हैं अगर तीसरे की, तो दूध के अंदर हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर, अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव को जो होता है कैंसर जैसी बीमारी, मस्तिष्क के कैंसर में इस वेव्स को भेजा जाता है और इसके ही द्वारा उसका इलाज किया जा सकता है और उसका पता लगाने में सहयोग किया जा सकता है। बात करते कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। वायुयान तथा घड़ियों के जो वो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको जो होता है साफ करने के लिए इनका यूज किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव का। कारखानों में चिमनियों से कालिख हटाने में, अर्थात जब कारखाने लंबे समय तक चलते हैं तो उनकी जो चिमनियां होती हैं उसमें काले रंग की परतें जम जाती हैं, इसे अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करके इसे हटाया जाता है। चलते हैं आगे स्लाइड में। अब बात करते हैं ध्वनि तरंग दैर्घ्य, अर्थात वेवलेंथ ऑफ साउंड। ध्वनि की हम तरंग दैर्घ्य की बात कर तरंग दैर्घ्य के बारे में बात करते हैं।
तरंग दैर्घ्य जो होती है, तरंग दैर्घ्य तरंग द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी होती है जिससे ध्वनि तरंग की पुनरावृत्ति होती है। तरंग दैर्घ्य को ग्रीक में अगर बात की जाए तो इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, ए से, तथा इसकी यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये एम्पलीट्यूड आयाम है तरंग का, जो तरंग इसे हम आयाम कहते हैं। पीरियड्स क्या होती है, टाइम, कितने टाइम पे ये ट्रेवल कर रही है, एक बार ये नीचे आ रही, एक बार ऊपर आ रही है, जिसे हम इसकी आवृत्ति कहलाती है। आगे बात करते हैं ध्वनि तरंग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव की बात करते हैं। कंपन करने वाले किसी कण द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी कंपनों की संख्या को उस कण की आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, 1 सेकंड में, देखिए ये टाइम को डिनोट करता है। अगर टी टाइम में एक बार में ये जो होता है राइज फॉल और फिर राइज होता है, तो ये जो डिस्टेंस होता है एक लिमिटेड टाइम पर, इसे ही हम आवृत्ति कहते हैं। कंपन करने वाले किसी कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उस कण की आवृत्ति कहते हैं। ये है उसके कंपन को दर्शाता है। ये जो आयाम है इसे ग्रीक वर्ड में बात किया तो न्यू से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो यूनिट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी की, उसे हार्ट्ज कहते हैं। और तरंग दैर्घ्य की क्या होती है, तरंग दैर्घ्य की होती है मीटर, जिसका नाम किसका, हेनरिच रुडोल्फ हार्ट्ज के नाम पर पड़ा था। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इफेक्ट होता है उसकी खोज की थी। बात करते हैं एक हार्ट्ज, एक कंपन प्रति सेकंड। एक हार्ट्ज जो होता है एक कंपन प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगर हम बोलें कि ये यहां से इतना ट्रेवल हो रही है वेव, ये 1 सेकंड में प्रति सेकंड कंपन कर रही है, तो इसे ही हम हार्ट्ज कहते हैं। अगर इसके आवर्तकाल की बात की जाए, टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव की, तो कंपन करने वाले किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में लिए गए समय को उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं, तथा इसका ऐसा मात्र सेकंड होता है। और इस तरंग का आवर्तकाल आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवृत्ति बोलते फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करें, न्यू से, तो ये आवर्तकाल 1/t होगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, देखिए ये आवर्तकाल यहाँ पर 1/, आवर्तकाल जो होता है आवृत्ति के बराबर होता है। मतलब दोनों क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवर्तकाल जो होता है, समय जो होता है आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखते हैं, ध्वनि की चाल की बात करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड, देखो ध्वनि द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ध्वनि को चाल कहते हैं। और बात करें 0 डिग्री सेल्सियस, शुष्क हवा में ध्वनि की जो चाल होती है वो 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। दाब परिवर्तन ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हवा की आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। अर्थात ध्वनि की चाल पर हवा का फर्क पड़ रहा है, दाब का फर्क पड़ रहा है, लेकिन दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान पर बात करें हम, तो ध्वनि की चाल जो होती है वो 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोसों में होती है, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद सबसे कम होती है गैस में। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रकृति तथा घनत्व पर निर्भर करती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। अर्थात अगर हम ये कहें कि एक सॉलिड बॉडी है, ठोस पदार्थ है, अगर उसमें हम बात करते हैं ध्वनि की, अगर हम उसमें बात करते हैं तो उसमें जो ध्वनि की चाल होती है, तो स्टूडेंट्स हम आगे बात करें ध्वनि की चाल की, तो सबसे अधिक जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैसों में होती है। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। अर्थात अगर डेंसिटी अधिक होगी तो उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी सॉलिड बॉडी में ध्वनि जो होती है ईजिली ट्रेवल कर सकती है। और बात करें यदि उसकी डेंसिटी कम होती जाती है, जैसे अगर हम बात करते हैं द्रव की या गैस की, तो उसमें जो होता है उसकी चाल कम होती जाती है। आगे बात करते हैं, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, किंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि कोई भी ध्वनि अगर किसी सॉलिड बॉडी पर ट्रेवल कर रही है तो उसमें उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तरंग दैर्घ्य पे चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है, आप लोगों ने, मैं आगे पीछे दिखाया था आप लोगों को, ये फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे बात करते हैं,
ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हम आगे देख चुके हैं, किंतु ताप का प्रभाव पड़ता है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कितना फर्क पड़ता है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, रिमेंबर 0.61 मीटर प्रति सेकंड। यदि हम जैसे कोई भी अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ये हम कंसिडर करते हैं, तो यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो ध्वनि की चाल अगर मान लीजिए हमारी 100 थी तो कितनी हो जाएगी? 100.61 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतनी बढ़ जाएगी 0.16। ध्वनि का तारत्व की बात करें, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। तारत्व एक नमीयुक्त वायु का घनत्व, आगे बात करते हैं। नमीयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व में कम होता है, ये हम जानते हैं। अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमीयुक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, क्योंकि देखिए अगर नमीयुक्त वायु है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, वाटर कंटेंट होगा, और वाटर कंटेंट होगा तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अर्थात यदि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमने देखा था कि जैसे कि वायु में अगर हम बात करते हैं तो ध्वनि की चाल कम होती है, लेकिन लिक्विड में उससे ज़्यादा, ठोस में उससे ज़्यादा होती है। इससे हम डिसाइड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। किसी माध्यम में पिंड की चाल तथा ध्वनि की चाल का अनुपात मैक संख्या कहलाता है। क्या बोला गया है? किसी पिंड की चाल माध्यम में पिंड की चाल व ध्वनि की चाल को अनुपात जो होता है उसे मैक संख्या कहती है। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनि, और 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल अति पराध्वनि कहलाती है। ध्वनि की चाल का अगर फॉर्मूला हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये होता है आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, अर्थात इसकी वेवलेंथ और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही ध्वनि की चाल कहलाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न माध्यमों की ध्वनि की चाल देख सकते हैं। अगर मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन पूछने जाने के चांसेस रहते हैं तो ये पूछे जाने के चांसेस रहते हैं वायु में ध्वनि की चाल की, अर्थात 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और ये कुछ और भी यहाँ पर डाटा दिया गया है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर आप लोग इसे याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं इको आप लोगों ने सुना होगा प्रतिध्वनि। जैसे कि यदि अगर मान लीजिए कहीं भी डीजे बज रहा है, या तो फिर कई बार ऐसा होता है कि आप खाली कमरे पे आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ गूंजती है, उसे ही प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। मतलब यदि आपको इको को सुनना है, प्रतिध्वनि को, तो आपकी और उस सॉलिड बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कितना होना पड़ेगा? 17 मीटर की दूरी होनी पड़ेगी। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। यदि कोई भी साउंड हमारे ओर आता है और हम उसे सुनते हैं तो उसका प्रभाव जो रहता है वो 1/10 सेकेंड रहता है। ध्वनि में अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ही प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देती है। अर्थात यदि हमारा एटमॉस्फेयर अगर बात करते हैं, वायु अगर नहीं होगी तो प्रतिध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। अगर हम ये मानते हैं कि ये इंसान बोल रहा है तो ये साउंड यहाँ पर जाता है और फिर टकराकर वापस आता है। इसके बीच के जो डिस्टेंस हमने देखा 17 मीटर होना जरूरी है। और ये जो आवाज़ उसे कब तक सुनाई देगी? 1/10 सेकेंड तक सुनाई देगी। और यहाँ पर एक और पॉइंट था कि अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी दिन पर अगर हम बोलते हैं तो आवाज़ हमारी दूर तक नहीं जाती है, अगर हम कंपेयर करें रात में हमें दूर की आवाज़ें ईजिली सुनाई देती हैं। तो हमने अपने ध्वनि के टॉपिक पर हमने अपने ध्वनि से रिलेटेड टॉपिक पर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसे डिस्कस कर लिया है। यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस कर दिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको आने वाले मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। और यदि बात करते हैं आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इजीली आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। और भी फिजिक्स के वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर फिजिक्स के और भी वीडियो डाले हैं, उन्हें जाकर वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।